Good morning everyone. This is class 10th history. Chapter 1st, The Rise of Nationalism in Europe. Section 2.4, The Revolutionaries. During the years of following 1815, the fear of repression drove many liberal and nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. 1815 के बाद जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे उनके मन में डर था. दे वर अफ्रेड. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद ऑस्ट्रिया की कांग्रेस हुई, ऑस्ट्रिया की मीटिंग हुई. वहाँ पर एक समिति बनी जिसका हेड था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख. कहीं ना कहीं इस कांग्रेस में यूरोप में मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इनकरेजमेंट मिला और उनकी रीस्टैब्लिशमेंट की बात की गई. तो जब ये गवर्नमेंट मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि मोनार्ची फिर से वापस आने लगी, तो जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, उनको ये डर था कि दे माइट गेट टॉर्चर्ड, दे माइट गेट सफ़र्ड. उनसे बदला लिया सकता है, उनको सफ़र करना पड़ सकता है, उनको टॉर्चर किया जा सकता है. तो वो लोग अंडरग्राउंड हो गए. लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने अपना जो विचार थे, अपने जो काम थे वो नहीं रोके. उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई पूरे यूरोपियन स्टेट्स में. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. इस समय रेवोल्यूशनरी होना, इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि आप सीधे सीधे मोनार्ची से विरोध कर रहे हैं, आप मोनार्ची से दुश्मनी मोल ले रहे हैं. यू आर बीइंग एनिमी ऑफ मोनार्ची, यू आर बीइंग इन डेंजर, आप खतरे में हैं. इसीलिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी. तो जब मोनार्चियल फॉर्म इस्टेब्लिश होने लगी तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज को लगा कि हमारा ये जो मोनार्चियल फॉर्म है, ये जो मोनार्ची है, ये अगर रीस्टेब्लिशमेंट हुई, इससे न केवल हमें खतरा है बल्कि जो हमको लिबर्टी और फ्रीडम है, हमारी लिबर्टी और फ्रीडम को भी खतरा है. तो ये इनके सामने ये था कि अब हमको इस मोनार्ची को एबॉलिश करने के लिए हमको लोगों को बताना होगा कि उनके सामने खतरा क्या है. उनके सामने खतरा है उनकी लिबर्टी और फ्रीडम को खत्म होने का. और इन क्रांतिकारियों का मानना था कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस समय ये है, अगर हमको अपनी आज़ादी वापस लेनी है, इफ़ यू वांट टू गेट अवर फ्रीडम बैक, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ बीइंग ए नेशन स्टेट. इसलिए हमको ये सब समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय नेशन स्टेट्स की है, नेशन स्टेट्स बनाने की है. वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रिवोल्यूशनरी जिसेपी मैजिनी. इन्हीं से एक प्रमुख क्रांतिकारी था जिसेपे मैजिनी. बॉर्न इन जिनेवा 1807, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी. इनका जन्म जिनेवा में हुआ था 1807 में. और ये एक कार्बनरी एक इटली की एक सीक्रेट सोसाइटीज़ का एक नेटवर्क था. इटली के जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनका एक नेटवर्क था कार्बनरी. उसके सदस्य बने. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. चूँकि ये बड़े ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, बड़े ही उग्र थे, इन्होंने क्रांति की लिगुरिया में, तो इसके लिए इनको एग्ज़ाइल में भेज दिया. एग्ज़ाइल का मतलब होता है वनवास या देश निकाला कर दिया गया. He subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern. तो वहाँ जाकर भी इन्होंने अपना काम बंद नहीं किया. He did not stop his work. He did not stop his thought process. He did not stop to aware people against the monarchy. इन्होंने वहाँ जाकर के 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई
पहली थी यंग इटली मार्शलीज में, और दूसरी थी यंग यूरोप बर्न में, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। और इनके मेंबर्स कौन थे? इनके मेंबर्स मेज़नी की ही तरह विचारधारा रखने वाले यंग मैन थे, युवक थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के स्टेट से। मेज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशनल टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू to be patchwork of small states and kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation. This unification alone could be the basis of Italian liberty. मेज़नी का ये मानना था कि मानव जाति की जो सबसे नेचुरल यूनिट है वो राष्ट्र है। इसलिए इटली में अगर आप इटली का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिखरा हुआ है, छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था उस समय। तो अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग किंगडम्स रूल करते थे। तो इन्होंने कहा कि इटली को हम एक पैचवर्क यानी कि छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे किंगडम नहीं मानते हैं, हम इटली को एक देश के रूप मानते हैं। वी वांट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और वो तब होगा जब इटली को लिबर्टी मिलेगी इन सब इस किंगडम से, इन सब मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। इनके मॉडल को फॉलो करते हुए, इनके आदर्शों को मानते हुए, इनकी जो संरचना थी, इनकी जो विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर के फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, रशिया, रोमानिया, ब्राज़ील, यूक्रेन वगैरह वगैरह में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी। मेज़नीज़ रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्ची एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। मोनार्ची का जो धुर विरोध था, किसके खिलाफ? मोनार्ची के खिलाफ। मेज़नी का जो धुर विरोध था मोनार्ची के खिलाफ, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ का एक बहुत बड़ा विरोधी था वो। और उसके जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो आइडियाज़ थे, उसके जो प्रजातंत्र को लेकर के जो विचार थे, उनसे कंजर्वेटिव्स बहुत डरे हुए थे। मैटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय, जो कंजर्वेटिव्स का एक तरीके से हेड था, उस मोनार्चियल यूरोप में जो मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसका जो फ्लैग बियरर था, उसका कहना था मैटरनिख का कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। हमारे इस सामाजिक ऑर्डर के, हमारे सामाजिक स्तर के, हमारे सामाजिक स्वरूप का जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन है वो है मेज़नी। क्यों? क्योंकि मेज़नी के विचार इतने उत्तेजक थे, इतने इंस्पिरेशनल थे कि कहीं ना कहीं मोनार्ची को, कंजर्वेटिव्स को उनसे डर लगता था।